अबोर, मिकिर, डाफला, ये 3 हमेशा पूछी जाती है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां, तो इनको याद कर लेंगे। फिर नगा जनजाति कहाँ पे? नागालैंड में, ये हम पढ़ लेंगे। मणिपुर में बता ही दिया हमने, मणिपुर में कुकी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकी, देखिए छोटा लिख रहा होगा, दिख रहा होगा, लिख रहे हैं, लिख भी रहे हैं हम, लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं तो उसको आप मतलब करेक्ट कर सकते हैं कि क्या लिखा है हमने। मिजोरम में मिजो जनजाति, लुसाई जनजाति, लाखर और चकमा जनजाति कहाँ पे? मिजोरम में। ये है मिजोरम। मिजोरम से ही भी कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम और त्रिपुरा से ऐसे जाती है कर्क रेखा। फिर त्रिपुरा में रियांग, त्रिपुरी और जमनिया। रियांग, त्रिपुरी, ये कहां पर है? तो ये है त्रिपुरा में, त्रिपुरा की जनजाति है। फिर इसके बाद मेघालय में ये जनजाति बहुत पूछी जाती, बहुत बार, गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया के गारो, खासी और एक है नायर जनजाति, कहाँ की है? ये है केरल की। तो गारो, खासी और नायर, ये 3 जनजाति मातृवंशीय परंपरा को अपनाती है। मतलब कि ये अपने नाम में या नाम के पीछे अपने माता के, मतलब जिस वंश के हैं माता या फिर माता का नाम, उनको ऐड करते हैं, तो ये मातृवंशीय परंपरा को अपनाते हैं और दर्शाते भी हैं। तो यहाँ पे हो गया। फिर सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में कौन सी जनजाति है? ये सिक्किम है, सीमा इसकी बंगाल, पश्चिम बंगाल से लगती है, तो सिक्किम में और बिहार से भी लगती है। लेप्चा जनजाति, लिम्पू जनजाति, भोटिया जनजाति, ये कहा? सिक्किम में। फिर इसके बाद आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आने से पहले हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लास्ट में आए। हिमाचल प्रदेश में जनजाति कौन सी? गद्दी। अगर आप सोचे होंगे गद्दी हमने यहाँ पर भी लिख दिया है, तो यहाँ पर भी गद्दी है जम्मू कश्मीर में, और जब इनको ज्यादा ठंडी लगती है इधर भी आ जाते हैं। मतलब रिश्ते तो बनते ही रहते हैं, बॉर्डर। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना देंगे कि जनजातियों को कि इस राज्य से उस राज्य में न जाइए, आते जाते रहते हैं। तो गद्दी भी पाई जाती है। कनोरा, ये कोरोना नहीं लिखा है, कनोरा, लाहौली और लांबा और किन्नौरी, ये जनजाति कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रा याद कर लीजिएगा, शिक्किला और रोहतांग। रोहतांग दर्रा बाद में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ आ गए तो मैंने बता दिया। उत्तराखंड में राजी, भुटिया, जौनसारी, थारू। और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में देखिए बुक्सा, थारू, माहीगीर देखिए मुस्लिम जनजाति है, एम लिख दिया है, माहीगीर मुस्लिम जनजाति है उत्तर प्रदेश की। जौनसारी, पहरिया, सहरिया, खरवार, ये जनजाति कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। देखिए थारू जनजाति सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में पाई जाती है। फिर उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में सबसे ज्यादा, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर और गोरखपुर में थारू जनजाति पाई जाती है। इसमें क्या है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी, स्टे होम योजना। किसके लिए? ये 4 जिलों में, लखीमपुर, बहराइच और क्या कहते हैं बलरामपुर और गोरखपुर, इन 4 राज्यों में स्टे होम। मतलब ये जो थारू लोग हैं इनका मुख्य जैसे व्यवसाय क्या है? व्यवसाय इनका है कृषि और पशुपालन और मजदूरी। तो ज्यादातर ये अपने खेती इनके पास कमी होती है, पहाड़ों में रहते हैं, तराई एरिया में, तो खेती कमी होती है, तो मजदूरी ज्यादा ये फोकस करते हैं। तो अपने जो आवास है उनको छोड़ के इधर उधर अन्य जिलों में जाते रहते हैं। इनके लिए ये सोच के कि अपने जिले में रहेंगे तो इनका जैसे आवास है, छप्पर, जैसे घास फूस की ये मतलब मकान बनाते हैं, छप्पर वगैरह, झोपड़ी बनाते हैं और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। कभी आप अगर मौका मिले जाइए श्रावस्ती वगैरह में, तो उसमें देखो कि कितनी अच्छी तरह से सजाते हैं। तो उनको देखने के लिए एक पर्यटक या कह लीजिए पर्यटन नीति बनाने के लिए, पर्यटकों को लुभाने के लिए ये योजना चला रही थी, प्रोग्राम चला रही थी कि ये अगर रहेंगे अपने स्थान पे तो अपने स्थान का विकास करेंगे, वहां पे पर्यटक आएंगे तो इनकी भी इनकम होगी और इनको कनेक्ट करने का जो हमारा प्रयास है वो भी सफल होगा। इसमें देखिए ये 3 तरह के भी ये लंच डिनर करते हैं और इनके तीनों के अलग अलग नाम भी हैं।
लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो इनमें पूछ लिया जाता है कि किन जनजातियों में, प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस जनजाति में जो संयुक्त परिवार की अवधारणा पाई जाती है, तो वो है थारू जनजाति। थारू जनजाति में एक परिवार में, जैसे हम लोगों में है, तो जैसे बाबा मतलब दादाजी, फिर चाचा और ताऊ और पापा, तीन कैटेगरी ये हो गई। फिर तीनों कैटेगरी ये तीनों अलग अलग अपना परिवार चलाती हैं, अलग अलग चलाती हैं, मतलब चाचा जी हमारे अलग, ताऊ जी अलग, पापा हमारे अलग फैमिली। लेकिन अब इसमें एक फैमिली में ज्यादा ज्यादा 10-11 लोग या 5 मिनिमम 2-3 लोग, लेकिन उनमें क्या होता है एक परिवार में लगभग 500 तक मतलब जनसंख्या देखी गई है, एक परिवार में सदस्यों की संख्या देखी गई है। तो इनमें बहुत ज्यादा मतलब ये भावना रहती है संयुक्त परिवार की, कंबाइंड फैमिली जिसको कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें बदला विवाह होता है, मतलब ये अपने बहन की शादी अगर जिसके यहाँ करेंगे तो उनके लड़की की शादी अपने यहाँ कर लेंगे, तो बदला विवाह भी थारुओं में चलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें लगता है चौथी पांचवी होगी, लेकिन अब तीसरी ही मानिए कि जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति चावल से शराब बनाती है, ठीक, और उसको शराब को कहते हैं जाड़। ये हमने लिख दिया जाड़, बड़ा बड़ा लिख दूं, शराब की बात है। जाड़, चावल से शराब बनाती है जिसको कहते हैं जाड़, और उसको ये अपना मुख्य पेय पदार्थ मानती है थारू जनजाति। तो ये थी थारू में। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए मैं पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ वही क्वेश्चन हमें अगर याद आ जाता तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रावण को नहीं दीपावली को शोक के रूप में पर्व मनाती है, या दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, तो वो है थारू जनजाति। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, क्यों? क्योंकि ये रावण को बहुत बड़ा, ये अपने आप को थोड़ा पंडित समुदाय से जोड़ते हैं, और रावण भी पंडित था, रावण को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं ये लोग। और रावण का दहन जब किया, मतलब क्या कहते हैं, रावण को जब मारा श्री रामचंद्र जी ने, तो उसकी विद्वता, जो उसका टैलेंट था, उस हिसाब से ये उनको पूजते हैं, और ये कहते हैं कि हाय हमारा जो स्वामी था सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसको मार दिया गया इस दिन, इसलिए, और मार के लौटे थे श्री राम जी, इसीलिए ये जो दीपावली वो शोक के रूप में मनाती है। वैसे मनाना चाहिए इनको तो दशहरा शोक के रूप में, क्योंकि मरा तो था रावण दशहरा के दिन, लेकिन पता नहीं क्यों ये दीपावली के दिन। हो सकता है खबर दीपावली दिन आई, जब अयोध्या श्रीलंका से लौटे अयोध्या, तो 20 दिन लग ही गया होगा, 3-4 दिन अभी लग जाता है तमिलनाडु से यहाँ आने में, तो हो सकता है 20 दिन लग गया होगा, लेकिन भगवान श्री राम पुष्पक विमान से आए थे तो जल्दी आ गए होंगे। पता नहीं क्या थ्योरी है, समझ में नहीं आता है। ये जान लीजिए कि दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, मतलब दशहरा और दीपावली के बीच में 20-25 दिन का गैप है। मनाना चाहिए दशहरा को, लेकिन मनाते हैं दीपावली को। दशहरा मैंने कह दिया तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में एक रहता है कि दशहरा, तो हमने कई बार दशहरा भी किया है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि रावण को पूजते हैं और रावण मरा होगा दशहरा में, तो जब दशहरा में मरा तो दशहरा ऑप्शन कर दिया, जबकि गलत हो गया, दीपावली। दीपावली, क्योंकि दीपावली को हम लोग खुशियां मनाते हैं, ऐसे याद करिए कि दीपावली को हम लोग खुशियां मनाते हैं, तो थारू लोग शोक मनाते हैं। हम लोग मतलब हिंदू लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं उस दिन अपनी पत्नी सहित, और क्या कहते हैं 14 वर्ष का वनवास बिता के रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो इसीलिए हम लोग खुशी मनाते हैं। देखिए अयोध्या में कितना बड़ा प्रोग्राम और होता है योगी जी के मतलब शासनकाल में। तो ये सब चीज थी ऐतिहासिक बातें। देखो भले ही आप समझे या ना समझे, आप किस विचारधारा से हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको हर धर्म की, हर संप्रदाय की ऐतिहासिक चीजें और उनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना आवश्यक है। ये हम भी नहीं, सभी लोग पढ़ते हैं। अब कट्टरपंथी अगर हो गया तो यहीं आके अटक जाओगे, क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना है। आयोग ये नहीं देखता है आप किस धर्म से हैं, आयोग ये देखता है कि आपने कितना नंबर स्कोर किया है, क्योंकि आपकी मशीन जो मतलब ओएमआर चेक होती है, ओएमआर कॉपी चेक होती है, तो ओएमआर मशीन से ही चेक होती है, ओएमआर मशीन से चेक होती है। कोई जैसे हमारे जैसा बैठ के नहीं उसमें एक एक चेक करता है,
OMR मशीन को पता नहीं होता है कि आप किस धर्म के या किस संप्रदाय के या किस मतलब पंथ के हैं या किस जाति के हैं। तो ये सब ना लाइए पढ़ाई के दौर में, ये कहानी थी, कहानी मैंने बताया। तो उत्तर प्रदेश में ये है। मुक्ता जनजाति जो है ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह करती है। देखिए मैंने बताया था कि कौन कौन सी जनजाति राज्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लास्ट है हमारा। तो कौन कौन सी जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए जम्मू कश्मीर, पहला जम्मू कश्मीर आप इसकी जनजाति, हिमाचल प्रदेश की जनजाति, उत्तराखंड की जनजाति, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में वही थारू है, लेकिन ये झारखंड की जनजाति जरूर आप पढ़िएगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की जनजाति और सिक्किम की जनजाति इसकी बहुत पूछी जाती है। अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, मेघालय की तो बिल्कुल हद है, पूछी ही जाएगी। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, एक मूवी नहीं है धमाल मारो डीकरो, वैसे गारो खासी जयंतिया भी पूछी जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की नहीं पूछी जाती है इतनी जल्दी। केरल में ये तमिलनाडु, टोडा जनजाति में बहुविवाह करने की प्रथा है और ये नीलगिरी पर्वत पे रहती है। नीलगिरी पर्वत। और कौन सा हो गया इधर, उत्तर हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, असम। हाँ, असम की जनजातियां हमने नहीं बताई हैं आपको। तो असम की जनजातियां भी लिख देता हूं, और या फिर इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं, पहले साफ कर दूं, फिर इंपॉर्टेंट चीज जो जनजातियों के बारे में वो मैं बता सकती हूँ। ये देखिए कुछ भारत की जनजातियों के कुछ विशेष रूप से ये प्रश्न में मतलब परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और देखिए भारत की जनजाति कौन कौन सी इसमें हमने लिखा है, तो इसमें हमने लिखा है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति कौन कौन सी, आपातानी, ढापला, डाफला, अबोर और मिकिर। ये वहां की पर्वत चोटियां भी हैं अरुणाचल प्रदेश की, और उसी आधार पे ये जनजातियां भी वहां पे निवास करने वाली जनजातियों को ये नाम भी दे दिया गया है। अगली असम है। असम की जनजाति का नाम चकमा और दिमासा, बोडो, अहोम और लालुंग, देवरी, कार्बी और मिसिंग, ये कहाँ की जनजाति है, असम की। अब अहोम और बोडो ये ज्यादातर पूछी जाती है, प्रश्न में हमेशा ये पूछी जाती है कि अहोम जनजाति कहाँ से है। एक क्वेश्चन भी आता है कि अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था। तो विद्रोह और जो भी ये है क्या कहते हैं आंदोलन या फिर धर्म और क्या कहते हैं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, इन सबका एक हम रैंडम ऐसे मतलब क्या कह सकते हैं, अरे जो बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं लोग क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हो याद नहीं आ रहा है, तो उसको लाएंगे, उसमें हम पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ज्यादा बड़ा वीडियो ना बनाऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर वही चीज आ जाती है मन में, तो इसलिए नहीं बना पाता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है अहोम विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह, ये सब कब हुआ, तो ये सब ऐसे ही रटते जाएंगे हम। तो अहोम विद्रोह 1828 में हुआ अहोम विद्रोह। 1921 में कौन सा हुआ था, 2021 में, ये हमने अभी जो पूछा था आपसे मोपला विद्रोह। संथाल विद्रोह तो 1855-56 जानते ही हैं। तो असम में कौन कौन सी जनजाति, बोडो, अहोम, लालुंग, देवरी, कार्बी और मिसिंग। फिर AND मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें कौन कौन सी, जारवा, सेंटलीज, ओंग, सेंटीली, शोम्पेन या सैम्पेन, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी सभी जनजातियां अंडमान निकोबार की, ये याद। देखिए सरना धर्म कौन सी जनजाति मनाती है, तो सरना धर्म संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और क्या कहते हैं सरना धर्म, ये प्रकृति की पूजा, प्रकृति के प्रति प्रेम या प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा के लिए ये मनाया जाता है सरना धर्म क्या कहते हैं धर्म
मतलब ये पालन है, सरना धर्म का पालन और जिसका अनुसरण करते हैं संथाल जनजाति। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि प्रकृति की पूजा की जाती है। संथाल विद्रोह इसी से याद कर लीजिएगा 1855 से। फिर सरहुल पर्व, ये तो हमने पहले भी बताया। उरांव और मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति, ये दोनों जनजातियों को सरहुल पर्व मैंने बताया, ताल के वृक्ष की पूजा करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से बताया, मतलब महाभारत के दृष्टिकोण से। और एक जो इनका एक अलग दृष्टिकोण है, जैसे कहते हैं धरती की पूजा, तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी बताया मैंने। मिथल त्योहार पूछ लिया जाता है, ये कहाँ सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और झारखंड में राजकीय अवकाश भी घोषित होता है इस दिन। मिथल ये नगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नगा या नागा जनजाति जो कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है नागालैंड में। बहुपति विवाह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा अपनाती है? तो कौन सी जनजाति है? जौनसारी ये यूपी में पाई जाती है और टोडा ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पे रहती है कौन सी? टोडा जनजाति। पश्चिम बंगाल की जनजातियों के नाम बाल से चेरो, ये माघ लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं माघ। फाल्गुन और माघ होता है, इस तरह से माघ। मुरु, ठीक। फिर इसके बाद मातृवंशीय परंपरा अपनाने वाली कौन सी जनजाति है? तो गारो, खासी और नायर जनजाति। यहाँ पे लिख देते हैं हम गारो, खासी, ये कहाँ? ये है मेघालय में। नायर कहाँ? केरल में। तो गारो, खासी और नायर ये कहाँ पर है? ये क्या, इनकी क्या खासियत है? ये मातृवंशीय परंपरा को अपनाते हैं, मतलब जैसे नाम अपना माता के नाम पे ही इनका, मतलब इनको पहचानते ही हैं इनके माँ के नाम से। बदला विवाह, दीपावली को शोक के रूप में, संयुक्त परिवार, चावल के मतलब पेय पदार्थ बनाना चावल से, मदिरा बनाना जिसको जाड़ कहते हैं। और क्या चीज है इनमें? थारुओं के लिए 4 जिलों में उत्तर प्रदेश के लिए स्टे होम प्रोग्राम शुरू किया गया। तो ये सब चीज है। तो ये कहाँ? ये थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। हो जनजातियों में ये देखिए, हो जनजाति, इसमें 3 तरह के विवाह पाए जाते हैं। अंडी विवाह, मतलब बातचीत करते करते विवाह हो जाए, मतलब बातचीत के दौरान या बातचीत करने से जो विवाह हो। ऐसा नहीं कि हम आपसे बात करने लगे विवाह हो गया तो अंडी विवाह, नहीं। बातचीत मतलब प्रॉपर परिवार वालों के बीच बातचीत होती है, तब ये विवाह होता है, इसको अंडी विवाह कहते हैं। अपूर्तीति विवाह इनमें मनाया जाता है। प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अंडी विवाह और अपूर्तीति विवाह या फिर आंदेर विवाह किस जनजाति में सब मतलब प्रचलित है? तो ये है हो जनजाति में। अंडी ये बातचीत, इसको अरेंज मैरिज कह सकते हैं, बातचीत से। अपूर्ति ये है, क्या कहते हैं इसको? हरण करना या अपहरण विवाह, अपहरण कर लेते हैं। आंदेर विवाह ये ऐसा एक अजीब विवाह है कि जो लड़की है उसको लड़के के घर में तब तक भेजते हैं, मतलब विद फैमिली के संज्ञान में, जब तक कि वर पक्ष से हाँ नहीं बोल दिया जाता कि हाँ हम शादी करेंगे। तो ये आंदेर विवाह अजीब सी, देखिए स्पेशल है, यूनिक चीजें हैं और मतलब देखने में सुनने में भी अजीब लगता है, इसीलिए ये आयोग की नजर में भी है और पूछा भी जाता है। देखिए भोटिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और ये ऋतु प्रवास के लिए फेमस है। खरवार जनजाति ये क्रोधी प्रवृत्ति की होती है, बलिष्ठ होती है, मतलब शारीरिक रूप से बहुत तगड़ी होती है। जो शारीरिक रूप से तगड़े होते हैं उन्हीं के अंदर क्रोध ज्यादा होता है, बल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब बुद्धि काम नहीं करती है तब बल का प्रयोग करते हैं और बल और बुद्धि में विजय हमेशा बुद्धि की होती है। इसलिए जो देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये मान लीजिए मेरा मानना है कि अगर सब लोग, अगर जितने भी वैज्ञानिक थे बलवान हुए होते तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाती। टेक्निक से मतलब क्या, जैसे हम कोई चीज कम कर रहे हैं, मान लीजिए हमें 2 कुंटल उठाना है, अब 2 कुंटल क्षमता हमारी 50 किलो उठाने की, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ 2 कुंटल, लेकिन जब 2 कुंटल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं उठा पा रहा हूँ, तभी तो हम यहाँ से माइंड लगाएंगे कि कैसे किया जाए। तब हमारे दिमाग में आएगा कि चलो लिफ्ट बनाया जाए, कोई ऐसी मशीन बनाया जाए ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और हो जाए। हमें लगता है टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो किया है आज इसी लोगों ने किया है। तो
खरवार जनजाति क्रोधी और प्रवृत्ति के होते हैं, बलिष्ठ भी होते हैं। झूम की खेती, ये देखिए झूम का तंबाकू नहीं या झूमना नहीं, झूम देसी शराब नहीं, झूम की खेती उसे कहते हैं कि जब जंगलों को काट दिया जाता है या जला दिया, साफ कर लिया जाता है, फिर उसमें खेती की जाती है। इसको ट्रांसफर खेती कहते हैं या ट्रांसफार्मिंग खेती कहते हैं। मतलब ये ट्रांसफर करते हैं, जैसे जो भूमि है, मान लीजिए जंगल है, ठीक, फिर जंगल में आग लगा दिए तो ये जंगल साफ हो गया, फिर यहाँ पे इसमें जुताई करके अपनी फसल बो दिए, तो ये है झूम खेती। ये खासी जनजाति में प्रसिद्ध है। खासी जनजाति कहाँ की है? ये है मेघालय की। फिर बुक्सा जनजाति है, इसमें कौन से? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अच्छा, ये थारू में हमने बदला विवाह नहीं बताया आपका, बदला विवाह पहले मैंने चर्चा किया है, लेकिन फिर मैं ये बता रहा हूँ, स्पेशल है ये जो जनजाति इधर लिखी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। ये दृष्टि आईएएस के भी दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीसीएस आईएएस के लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं जनजातियों को भी हाल ही में अधिसूचित किया गया है। इनके बारे में कुछ चीजें गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो इन जनजातियों के बारे में पूछने की पूरी उम्मीद है या चांसेस है। तो बेट्टा कुरुम जनजाति, कुरबा जनजाति कहाँ की है? तो कर्नाटक की मतलब जनजाति है। हट्टी जनजाति कहाँ की है? तो हट्टी जनजाति एचपी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। हट्टी मतलब ये जनजाति अपनी जो चीज बनाते हैं उसको हाट मतलब बाजार में लाके बेचते हैं, तो उसी से इनका नाम हट्टी जनजाति पड़ा। नारिको रावण नारिको रावण और कुरुविकार, नारिको रावण और कुरुविकार, ये दो जनजातियां ऐसी हैं जो सियार का शिकार करती है। सियार एक बार हम ऐसे क्लास में थे तो सर ने बोला सियार फार्मूला, तो एक लड़के ने क्या लिखा इस तरह से, सियार फार्मूला। इतना मजा लिया सबने उसका। अब ये सियार फार्मूला कौन सा है? ये सियार नहीं था, वो सियार फार्मूला था ये वाला सियार, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का फार्मूला, इसे कहते हैं सीआर फार्मूला। अब बहुत लोग क्वेश्चन में क्या आंसर टिक कर देंगे, सीआर फार्मूला किसने पेश किया? तो सीआर दास लगा देते हैं। सीआर दास कौन थे? ये स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे, मोतीलाल नेहरू के संग में उन्होंने स्थापित किया था और नेताजी सुभाष चंद्र जी के ये गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। तो ये सियार का शिकार करते हैं, सियार का शिकार करते हैं कौन? ये नारिको रावण और कुरुविकार, ये तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है। सियार का शिकार करते हैं, पक्षियों को खाते हैं, पक्षियों को। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं जानते हैं आप? बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। देखिए इन्हीं के नाम पे है सलीम अली पक्षी विहार। और जल वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये राजेंद्र को कहते हैं, राजेंद्र। ये सब चीजें देखो विविध जब पढ़ेंगे मिसलेनियस वाले में चर्चा करेंगे। तो नारिको रावण कुरुविकार दो ऐसी जनजातियां हैं जो सियार का भोजन करती हैं, जयकाल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका शिकार करती हैं और पक्षियों को ये लोग खाते हैं, ये जनजाति। और बिंजिया जनजाति ये झारखंड ओडिशा। मेन चीज है इसमें, ये छत्तीसगढ़ भी इसमें आता था, लेकिन जब ये अधिसूचना जारी हुई और इनको नई जनजातियों के रूप में इनको एक मान्यता प्रदान हुई तो छत्तीसगढ़ से हटा दिया गया, झारखंड और ओडिशा में ही ये सीमित है। गोंड जनजाति, देखिए ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और इसके 5 उपश्रेणी हैं और वो हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश की जनजातियों में। देखिए धोरिया जनजाति, नायक, ओझा, पथरी और राजगुण, तो ये हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश की जनजाति में। उत्तर प्रदेश की जनजाति हम तब पढ़ेंगे, देखिए इसमें तो हमने पढ़ लिया, अब अलग से हम जनजाति का कोई मतलब वो नहीं लेंगे, 3 ही वीडियो हमारा पर्याप्त होगा। मैं चाहता तो इसको 2 ही वीडियो में करता, लेकिन ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप भी लाओगे तो 3। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो मुस्लिम प्रजाति मतलब मुस्लिम धर्म को मानती है, वो कौन सी जनजाति है मुस्लिम धर्म को? तो ये है माही गीर।
और एक क्या कहते हैं, बनरावत जनजाति जो है भारत की सबसे छोटी जनजाति है, बनरावत। बनरावत तो मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति माहेली। इसका फिर से आप देख लीजिएगा, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी? आपातानी, डाफला, अबोर, मिकिर। असम में चकमा, दिमासा, बोडो, अहोम, लालुंग, देवरी, कार्बी और मिसिंग। ये जनजाति कहाँ? असम में। असम में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी? असम में इंपॉर्टेंट बोडो, अहोम और कार्बी, मिसिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार में जारबा, सेंटलीज, ओंग, सेंटली, टोम्पेन या सैम्पेन। सरना धर्म का पालन ये संथाल जनजाति द्वारा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। और संथाल क्या कहते हैं, किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं सरना धर्म के द्वारा। सरहुल पर्व, ये सरहुल पर्व मनाया जाता है झारखंड में, राजकीय छुट्टी भी होती है। उराव और मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। साल बरगद के पेड़ की मतलब महत्व के लिए मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था, इन लोगों ने कुरुवंशिया मतलब कौरवों का साथ दिया था। तो उस हिसाब से जब ये धराशायी हो गए कौरवों की सेना से लड़ते, मतलब सेना के साथ लड़ते हुए, जब पांडवों से ये हार गए तो इनको ताल के पत्तों से ढक दिया गया, इनकी लाशों को या शवों को। फिर जो पत्तों से ढके हुए थे शव, वो तो सही सलामत थे, मतलब जिंदा नहीं थे, सही सलामत मतलब क्षत विक्षत नहीं हुए थे। लेकिन जो नहीं ढके हुए थे वो सड़ गल गए थे। तो इसलिए तभी से इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की रक्षा की है साल वृक्ष ने, इसलिए हम साल वृक्ष को मतलब पूजेंगे। तभी से ये मान्यता है कि पूजते हैं। और दूसरी मान्यता यह है कि ये पृथ्वी के महत्व को दर्शाने के लिए सरहुल पर्व की पूजा करते हैं। मिथान त्योहार नगा और नागा जनजाति के द्वारा, जो नागालैंड में पाई जाती है। बहुपति विवाह ये जौनसारी और टोडा जनजाति में, जौनसारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, बिहार में भी पाई जाती है। लेकिन और टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की प्रमुख जनजाति है, नीलगिरी पर हरपति निवास करती है। पश्चिम बंगाल में बाल, चेरो और माघ जनजाति और चुरु जनजाति, ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में। मातृवंश की परंपरा को अपनाने वाली जनजातियां गारो, खासी, नायर। नायर कहाँ पे? तमिलनाडु, गारो केरल में, और गारो खासी कहाँ पर? असम, सॉरी मेघालय में। बदला विवाह दीपावली को शोक के रूप में संयुक्त परिवार चावल की मांड से ये शराब बनाते हैं, जिसको जाड़ कहते हैं ये। और बदला विवाह इसमें कौन सी? थारू जनजाति में। थारू के लिए स्टे होम प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। 4 जिलों में बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर और क्या कहते हैं, गोरखपुर। और क्वेश्चन ऐसे ये आएगा कि 4 जिलों में शुरू किया गया है, कौन सी जनजाति? तो जनजाति के बारे में पूछेंगे, जिला नहीं पूछेंगे। जिला पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हो जनजाति, अंडी विवाह, अपोर्ती और आंधेर विवाह, तीनों विवाह के बारे में बता दिया, बार बार क्या बताऊं। मुस्लिम धर्म का जो मानने वाली है वो माहेगी, झूम की खेती खासी जनजाति, और खरवार जनजाति क्रोधी प्रवृत्ति की होती है, बलिष्ठ होती है, भोटिया हरित प्रवास करती है ये जनजाति। और ये जो इंपॉर्टेंट है, बेटा कुरबा ये कर्नाटक में, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, नाजको रावण कुर्बिका ये सियार खाने वाली, पक्षियों को खाने वाली जनजाति है। बिंजिया जनजाति को झारखंड और ओडिशा तक ही सीमित कर दिया गया है। और मान्यता दी गई है गोंड जनजाति यूपी में, यूपी के 13 जिलों में पाई जाती है। और इसके 5 उपश्रेणी है, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगुण। इसी के साथ हमारा जनजाति का चैप्टर होता है खलास। मुझे ये उम्मीद है अगर आपने ईमानदारी से अगर देखा होगा, इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं, ये जान लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, देखते को लाइक किया करिए। हालांकि बहुत से लोग हमारे जो जानने वाले हैं लाइक करते हैं, लेकिन आप अगर पहली बार आए हैं लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेरा ये बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि वीडियो परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं दूर दराज से, जिनका कुछ भी नंबरों से रह गया था, वो इससे अपना लाभ ले सकते हैं। जो गरीब हैं, जो मतलब तैयारी कर रहे हैं और जिनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है वो, और इसके साथ ही साथ एसएससी और सीजीएल मतलब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब में जीएस जो आता है, जो हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसी से पढ़िएगा आप लोग। 100% क्वेश्चन फंसेंगे, 100%, ये जान लीजिए। और इससे इस कोचिंग को या इस प्रोग्राम को जो शुरू किया गया है स्टडी विद सिंघम टीम द्वारा, इसको आप प्री कोचिंग मान सकते हैं। अगर आप कोचिंग की इंटर कर चुके हैं, कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की,
सबसे पहले आप ये वीडियो कंप्लीट कीजिए, देखिए, फिर आप जिस भी क्लास में जाएंगे अपने आप को थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि वहां पर जो बताएंगे वो यहाँ पे हम पहले से आपको अपडेट, मतलब डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये फायदा होगा। किसी भी तैयारी, मतलब एग्जाम की तैयारी कीजिए, आएगा इसी में से। ये मान लीजिए कि लगभग 45% सिलेबस में इससे कंप्लीट करा दूंगा, बाकी जो 55% है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, कहीं भी कोर्स लेंगे या फिर कहीं प्रॉपर कोचिंग लेंगे वहां से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।